आज की सबसे बड़ी खबर, आज 69,000 शिक्षक भर्ती का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ओबीसी एससी एसटी के हकों को लेकर कि उनका तत्काल नई लिस्ट बनाई जाए और उनको आरक्षण के अनुसार रीलिस्टिंग के माध्यम से उनको पुनः जो सही व्यक्ति हैं उनको जॉब दिया जाए। उसके संबंध में जो अनारक्षित वर्ग है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया था। तो आज क्या हुआ, आज उसका डेट पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। जो अनारक्षित वर्ग ने जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांग की है कि जो मतलब कि चला आ रहा है वो ऐसे ही रहे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया जाए। देखिए, अगर इलाहाबाद के हाई कोर्ट का फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है तो नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि जो अब तक 4 सालों से जो अभ्यर्थी सड़क पर अपनी बात रख रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी कहीं ना कहीं उनकी एक हिसाब से न्यायिक हार के साथ साथ उनकी मनोदशा भी टूट जाएगी। जिस तरीके से वो लोग अपना 4 सालों से चंदा जुटा कर और अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस लड़े हैं, मैंने अभी भी देखा, बहुत सारे वीडियो भी आपको दिख रहे होंगे कि किस तरीके से वो लोग अपना प्रचार कर रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी के हकों को मारा गया है। और इस बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी पुष्टि कर दी है और इसीलिए उन्होंने दोबारा एक बनाकर और भर्तियां करने के लिए की है। किंतु भारत में देखा जाए तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक सिस्टम है। अगर कोई व्यक्ति उस फैसले से असंतुष्ट होता है कोई, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ठीक इसी प्रकार जो अनारक्षित वर्ग है, जिनकी पहले से पोस्टिंगें चल रही हैं और जो 4 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक सदमा लगा है, वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने पहले मंत्रियों से बात की और जब लगा कि ये मंत्री हमारी बातें नहीं सही से रख पा रहे हैं, तो जो अनारक्षित अभ्यर्थी है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और सुप्रीम कोर्ट में अपने हक की बात रखी है, जिसके संबंध में आज उनकी याचिका की डेट पड़ी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में जो अनारक्षित वर्ग की बातें सुनी जाएंगी और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अब अपना फैसला सुनाने वाला है। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बरकरार रखे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को, और ये भी हो सकता है कि उस पर स्टे दे दे। स्टे अगर दे दिया तो जो व्यक्ति जहाँ पे जो टीचर्स अभी भी पढ़ा रहे हैं वो टीचर वैसे ही पढ़ाते रहेंगे और एक केस चलता रहेगा। किंतु जिस प्रकार से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिन अभ्यर्थियों ने केस किया था, उनकी मांग है कि इस पर स्टे मत लिया जाए, हमारा केस और खिंच जाएगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस टैकल को किस तरीके से हैंडल करता है। अब अगर देखा जाए तो जिन अभ्यर्थियों की जो पोस्टिंग हुई है उसमें उनकी एक ही गलती है कि उन्होंने जो सरकार ने जो लिस्ट दी उसके माध्यम से वो लोगों ने पोस्टिंग पाई और वो अपना 4 सालों से जॉब कर रहे थे। उन्होंने कई सारे अपने घर बनवा लिए, उसी जॉब के बेस पे लोन लेकर घर बनवा लिए, कार खरीद लिए। उनका परेशानी का ये हाल है कि जब से ये ऑर्डर आया है, बैंक वाले उनके पास से शिकायत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मांग रहे हैं कि भाई आपको अपना ईएमआई जमा करिए और ये कहीं ना कहीं ये जो लोन लिए हैं उस लोन का सेटलमेंट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक आर्थिक दबाव बनता जा रहा है, एक जीने का दबाव है। ऊपर से कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं, 4 सालों में जो आश्वस्त हो चुके थे कि नहीं अब हमें यही जीना खाना है, तो उनके सामने एक समस्या आने वाली है कि अब वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करेंगे। अब जो 4 सालों से उन लोगों ने कुछ ऐसा किया भी नहीं होगा। अब होता है आदमी की जिस तरीके जब एक बार जॉब मिल जाता है तो पढ़ाई के प्रति उसका रुझान कम हो जाता है, तो उनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है जो कि किसी भी आम जनमानस को सताना है। तो मुझे लगता है कि वो अपने संविधान में मिले हकों का और अपने राइट्स का प्रयोग करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो बिल्कुल उनकी बात भी जायज़ है, क्योंकि गलती इसमें उनकी भी नहीं है। गलती तो मेन यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की रही है और सरकार जिस प्रकार से बोलती है कि गलती सरकार की भी नहीं है, वहाँ पे अधिकारियों की हुई है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्होंने सरकार को बिना बताए लिस्ट जारी कर दिया। अब सरकार समायोजित होने की बात कर रही है, लेकिन ये भी सोचना होगा कि अगर
1 सीटें निकलती हैं तो उस पे रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं लगता है। 3 सीटों लेकिन अगर निकलती हैं, 3 से ज़्यादा सीटें निकल जाती हैं तो वहाँ पे रिजर्वेशन का प्रावधान लगता है। अगर मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट की बातें मान लेती हैं तो जो जो लोग की जॉब नहीं है वो लोग तो सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो इससे आउट होंगे, जो अभी तक 4 सालों से जॉब कर रहे थे, सरकार उसको किस प्रकार से समायोजित करेगी, ये बहुत बड़ा सरकार के लिए मुद्दा है। पहले मुद्दा ये है कि उन 4 सालों में जो उन्होंने जॉब किया उसका हरासमेंट उनको अब होगा। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कोई नई वैकेंसियाँ सरकार निकाल रही है तो उसमें भी ओबीसी उसमें भी कोटा देना पड़ेगा सरकार को, तो उसमें भी एससी एसटी ओबीसी की भरी जाएंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि जो पहले से पोस्टिंग हो चुकी है उनको वहाँ पे समायोजित कर लिया जाएगा, फिर वहाँ पे एक परीक्षा होगा, कंपटीशन होगा, उसके माध्यम से ही सरकार ला सकता है। ये नहीं कर सकता कि सरकार जो आरक्षण का जो नियम है, नियमावली के ऊपर जाके काम कर सकता है। तो बहुत बड़ी दुविधाएं बची हुई है। इसीलिए जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती, डिप्टी सीएम का घर देखा घेराव किए, राजभर जी का घेराव किए, अनुप्रिया पटेल जी का, आशीष पटेल जी का, और बहुत सारे आई थिंक बीजेपी के जो वहाँ पे एमएलसी हैं और इसमें शायद वो उत्तर प्रदेश में कुछ पद पे भी हैं, उनके घरों का भी घेराव किया गया। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा 69,000 शिक्षक भर्ती के सामने समस्या दुविधा हो चुका है, और उन दोनों ओर से दुविधाएं हैं। उनको भी दुविधाएं हैं जिनकी जॉब मिल गई है, उनको रातों में ये डर सता रहा है कि मेरा जॉब छीन ना जाए, इसके बाद हम बेरोजगार ना हो, जो मैंने लोन लिया है उस लोन का रीपेमेंट कहाँ से करेंगे। और जो अभ्यर्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से खुश हैं, उनको डर है कि अगर कहीं इलाहाबाद के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे लगा दिया तो अब वो क्या करने वाले हैं, उनका तो और लंबा खींचा चला जाएगा। वो भी लोग जो मैंने देखा जिस प्रकार से दो बच्चे लेके कई सारी औरतें वहाँ पे गई हुई हैं, और उसमें तमाम जो हकों की जो मारी की गई है वो एससी एसटी ओबीसी समाज की है। तो जाहिर सी बात है जो समाज पहले से पिछड़ा है उनके हकों को अगर मार लिया जा रहा है, वो किसी प्रकार से बच्चे हो गए हैं, वो औरतें वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो सोचिए किस कंडीशन में वहाँ पे वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सरकार को ये बात सोचना होगा और सरकार को फैसले का जवाब देना होगा। 3 महीने का समय दे दिया गया, सरकार ने जिस तरीके से 3 महीने का समय दिया हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह के 3 महीने का समय दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि आप भर्ती करिए, तो टीचरों का ये कहना था कि 3 दिनों में लिस्ट बनाई जा सकती है, कंप्यूटर का ज़माना है, 3 दिनों में लिस्ट तैयार करके और भर्तियां की जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि भर्तियां तो सरकार 3 दिन में कर दे, लेकिन उससे जो पुराने जो काम कर रहे थे उनकी छटनी होगी, उसका क्या होने वाला है। वो लोग सड़कों पे निकलेंगे, उनका परिवार सरकार में जो इसमें पार्टियां उसकी विरोध करने लगेंगी। सोचिए इस समय उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, इसका क्या असर होने वाला है। वहाँ पे हरियाणा में चुनाव होने वाला है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे चुनाव का समय चल रहा है, बिहार में भी अगले साल चुनाव होने वाला है, तो कितना लंबा इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए सरकार इस मुद्दे पे कुछ बोलने से बच रही है। सरकार ये सोच रही है कि इस मुद्दे का निपटान किसी भी तरीके से कोर्ट से हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो सरकार अपने आप को कहीं ना कहीं कोर्ट के भरोसे टिका हुआ महसूस कर रही है। सरकार एक चाह रही है कि हमें कोर्ट का एक बैसाखी मिल जाए और उस कोर्ट के बैसाखी के सहारे हम अपनी छवि भी बचा लें और जो हमसे गलतियाँ हुई वो भी बचा लें। लेकिन सोचिए जो बड़े इन पदों पे जो कार्मिक मंत्रालय में जो यहाँ पे पोस्टिंग करने के लिए बैठे हुए हैं, जो शिक्षा मंत्रालय में जो बैठे हुए हैं, जिन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, आरक्षण का घोटाला किया है, उन अधिकारियों के ऊपर अब तक ये सोचने वाली बात है कि क्या कार्रवाई की गई है। ये भी सोचने वाली बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ भी क्या कहा है, और अगर कुछ कहा नहीं है तो क्यों नहीं कहा है, और अगर नहीं कहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन भ्रष्ट अधिकारियों को अभी तक अपने विभागों से हटाया है कि रखे हैं। अगर मान लीजिए उन अधिकारियों को आज भी अपने पदों से अपने विभागों में रखे हैं तो निश्चित तौर पर फिर एक आरक्षण घोटाला होने वाला है। जिस तरीके से सुनने में आ रहा है तो जो कृषि विभाग है वहाँ पे 2700 पदों में SC ST OBC का घोटाला हुआ। अभी लेटरल एंट्री का मुद्दा उठा जहाँ पे 45 सीटों पे बिना लेटर के माध्यम से दिया गया। अब तो ये भी खबर सुनने में आ रहा है कि ये कोई IAS पूजा खेड़कर थी, जो शायद जिन्होंने गलत OBC का प्रमाण पत्र लगा के डिसेबल होके और एक अपना IAS का पद लेते हुए और UPSC विभाग को ही चकमा दे दिया।
सोचिए यूपीएससी विभाग जो सबसे बड़ा है यहाँ पे, एक हिसाब से यूपीएससी एक परीक्षा कराती है, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा कराती है, उस विभाग में भी ये कमियां दिख रही हैं। इस सोचिए वो तो पूजा खेड़कर जो है एक व्यक्ति है, अभी उसमें ना जाने कितने ऐसे व्यक्ति होंगे। कहीं ना कहीं सरकार को स्क्रूटनी चलानी चाहिए और जितने वहाँ पे आईएएस आईआरएस आईपीएस है, एक बार उसका पुनर्समीक्षा करनी चाहिए, उनके रिजल्टों की वैलिडिटी चेक करानी चाहिए कि क्या वैलिड है कि नहीं, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है कि नहीं। इसी प्रकार जो शिक्षक हैं, शिक्षकों का भी बहुत सारे फर्जी टीचर बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे टीचरों के जो रिजल्ट हैं वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, किस यूनिवर्सिटी से बीएड किए हैं, इसकी बहुत प्रॉपर वे में स्क्रूटनी करानी चाहिए। ऐसा लगता है कि बहुत सारे टीचर जो, जैसे अभी सुनने में अखबार में आया कि ओबीसी का प्रमाण पत्र लेकर जर्नल वालों ने ले लिया, एससी का प्रमाण पत्र लेकर भी कई सारे लोगों ने क्या किया है, ग्रेजुएशन का फ़ायदा लेते हुए पदों में भर्ती हुए हैं, बहुत सारे तमाम पद हैं। तो देखिए इस देश में जो होने वाला किस तरीके से आरक्षण का घोटाला होता जा रहा है। आरक्षण का घोटाला अगर आपको बचाना है तो निश्चित तौर पे आपको अवेयर होना होगा, अधिक से अधिक आरटीआई का प्रयोग करना होगा। आरटीआई के माध्यम को जो भी वैकेंसियाँ निकल रही हैं उसमें देखना होगा। आपको ये नहीं है कि परीक्षा हो गई तो आपको उससे हट जाना है, आपको एक जागरूक कार्यकर्ता की तरह भी काम करना होगा। और जब पोस्टिंगों के बाद देखना होगा कि जो जितने के लिए वैकेंसी निकली थी उन पदों को क्या भरा गया कि नहीं। एक नागरिक होने के लिए, जो कि अब हम लोग एक काम तो करने वाले ही हैं कि जो कितनी वैकेंसियाँ निकलेंगी हम लोग देखेंगे कि उसमें सारी पदों को हकों को दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। इसमें आप हमारी अधिक से अधिक मदद कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सहायता प्रदान कर सकते हैं। हमारे जो चैनल है एक ट्रस्ट के माध्यम से चलता है, तो आप हमारे चैनल को भी सहयोग दे सकते हैं ताकि हम अपनी एक रिसर्च पॉलिसी बनाएं और जितने भी वैकेंसियां निकल रही हैं उसमें किस कोटे में किसको जाना चाहिए, क्या वो कोटा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या अभी बहुत सारे वैकेंसी निकलने वाली हैं उसके बारे में भी हम चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी दिया जाए। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो भी तत्काल की बात है, 69,000 शिक्षकों का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में आज चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट उस पर देखिए आगे कितना लंबा मैटर खींचता है। क्या ये भी 3-4 साल तक जाएगा कि तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 3 महीनों में ही मामलों का निस्तारण कर देगी, या सरकार अभी जो आज फैसला होने वाला है उस पर क्या करेगी, सरकार खारिज करने वाली है। तो बहुत सारे मुद्दे बने हुए हैं और हम लोग उस मुद्दों की पड़ताल कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक आपके सामने उस चीज़ को लेके आएँ। तो आप लोग का 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में क्या ओपिनियन है, ज़रूर हमें बताइए। और ओपिनियन को लिखकर हम हमारे टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे मेल कर सकते हैं, हमें आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। देखिए अगर आपके आसपास कोई घटनाएं घट रही हों, आप जहाँ पे भी हों, तो आप स्वतंत्र पत्रकार बनकर भी, स्वतंत्र एक डिजिटल मीडिया के समर्थक बनकर भी हमारे दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में के नंबर में किसी भी नंबर पे उस बात को अपना पोस्ट कर सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं। हम आपके द्वारा दिए गए बातों की अगर सत्यता पाई गई तो हम उस पर आपकी बात को अपने चैनल के माध्यम से उठाएंगे और उठाएंगे नहीं, उसकी पूरी लीगल लड़ाई अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक उसकी लड़ाई लड़ने में आपका सहयोग करेंगे। जो हम लोग से लीगल बनेगा वो हम करेंगे। अगर हम आपसे आर्थिक सहयोग इसीलिए मांग रहे हैं कि जो कमज़ोर वर्ग हो, जिनको उस आर्थिक सहयोग की वाकई में ज़रूरत हो, तो वो पैसा हम उनको आर्थिक सहयोग पर सपोर्ट कराएंगे। देखिए अगर ये मेरा वीडियो कहीं यूट्यूब चैनल के अलावा अगर फेसबुक पे और बाकी जगहों पे कहीं मांगा जा रहा, तो मैं फेसबुक और मैं से बाकी कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी दान का डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात सिर्फ यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब वालों को कह रहा हूँ। बाकी मैं किसी भी फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और बाकी कोई भी सिवाय यूट्यूब को छोड़ के मैं यदि आपके सामने उस चीज़ को लेके आए, तो आप लोग का 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में क्या ओपिनियन है, ज़रूर हमें बताइए। और ओपिनियन को लिखकर हम हमारे टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे मेल कर सकते हैं, हमें आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। देखिए अगर आपके आसपास कोई घटनाएं घट रही हों,
आप जहाँ पे भी हों तो आप स्वतंत्र पत्रकार बनकर भी, स्वतंत्र एक डिजिटल मीडिया के समर्थक बनकर भी हमारे दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में के नंबर में किसी भी नंबर पे उस बात को अपना पोस्ट कर सकते हैं, हमको मेल कर सकते हैं। हम आपके द्वारा दिए गए बातों की अगर सत्यता पाई गई तो हम उस पर आपकी बात को अपने चैनल के माध्यम से उठाएंगे, और उठाएंगे नहीं, उसकी पूरी लीगल लड़ाई अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक उसकी लड़ाई लड़ने में आपका सहयोग करेंगे। जो हम लोग से लीगल बनेगा वो हम करेंगे। अगर हम आपसे आर्थिक सहयोग इसीलिए मांग रहे हैं कि जो कमज़ोर वर्ग हो, जिनको उस आर्थिक सहयोग की वाकई में ज़रूरत हो, तो वो पैसा हम उनको आर्थिक सहयोग पर सपोर्ट कराएंगे। देखिए, अगर ये मेरा वीडियो कहीं यूट्यूब चैनल के अलावा अगर फेसबुक पे और बाकी जगहों पे कहीं मांगा जा रहा है, तो मैं फेसबुक और मैं से बाकी कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी दान का डिमांड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बात सिर्फ यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब वालों को कह रहा हूँ। बाकी मैं किसी भी फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और बाकी कोई भी सिवाय यूट्यूब को छोड़ के मैं किसी से भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग हमें आर्थिक तौर पे सपोर्ट करिए। हम आर्थिक सपोर्ट की मांग नहीं करते हैं, ठीक है। हम केवल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो हमारा एक चैनल है, उसी के माध्यम से बात आपको करने वाले हैं कि आप अगर कोई सपोर्ट करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको ही हम उसको रिवर्स करके देंगे। उसको हम जितना हम आर्थिक मजबूत होंगे उतना हम आपके सामने, उतना ही हम आपकी बातों को मजबूती के साथ रखेंगे। तो जस्ट न्यूज़ हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, और जब भी आप चाहेंगे तो जस्ट आपके पास चला आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक हमसे जुड़िए, और कहीं ना कहीं अगर आप हमारे पार्टनर होने चाहते हैं, हमारी सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, हमारे ट्रस्ट में शामिल होना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं।